हेलो एवरीवन, मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आसिया क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो अब हम आज सौर मंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये सौर मंडल जो है, इसके अध्ययन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रारंभ में पृथ्वी के संपूर्ण ब्रह्मांड को केंद्र माना जाता था, मतलब कि प्रारंभ में पृथ्वी को इस ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और ये माना जाता था कि पृथ्वी एक केंद्र है और सभी आकाशीय पिंड जो हैं ये पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में रहते हुए परिक्रमा करते हैं। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूकेंद्रीय सिद्धांत। ठीक है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनान के खगोल शास्त्रियों ने, जैसे कि क्लाडियस टॉलमी हैं, ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कार्पोनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी में यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व का या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। तो ये सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य के प्रभुत्व है, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा है, सबसे चमकीला है, इसलिए सूर्य जो है इसका क्या है? प्रभुत्व है। क्योंकि सौर मंडल के निकाय का द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में नहीं थे। यानी जब विस्फोट हुआ तो ये जो सब अलग अलग हुए तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह या जो भी अलग अलग हुए, तो इसमें जो सबसे बड़ा इस द्रव्य का पार्ट था सूर्य में चला गया। यानी 99.99% जो है सूर्य में है और बाकी का जो 0.1% है बाकी उससे ग्रह हैं। तो सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, सबसे बड़ा भाग उसको मिला है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा जो है सूर्य है। तो और ये मतलब कि 0.1% जो बाकी जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पिंड हैं, उल्का है, ये सब 0.1% में है। तो प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का एक समूह है। सौर मंडल से बाहर मतलब ये प्लेनेमस जो है सौर मंडल के बाहर एकदम मतलब एक जैसा दिखने वाला, ऐसा लगता है कि जुड़वां है दोनों ये पिंड हैं और ये एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ये जो हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा लगता है कि दोनों जुड़वां हैं और ये सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। तो अब हम आगे सूर्य का अध्ययन करेंगे। तो ये जो सूर्य है हमारा, सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो यह हमारी मंदाकिनी, जिसको हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, कि केंद्र से लगभग 30,000 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, यानी एक कॉर्नर पर है। यह दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल जो है दुग्ध मेखला यानी कि आकाशगंगा के केंद्र से चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ मतलब 25 करोड़ को मतलब 250 मिलियन वर्ष कह सकते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहा है, जैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ब्रह्मांड में जितनी भी तारे हैं सब कहीं ना कहीं परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सूर्य भी चक्कर लगा रहा है अपने अक्ष पर। तो ये कैसे लगा रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है। और ये जो है इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता रहता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की मात्रा अगर देखें तो 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य सारी गैसें जो हैं 2.5% होती हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग अगर हम देखें, यानी जिसको हम कोर कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो केंद्रीय हिस्सा होता है उसको कोर कहलाता है। तो जो सूर्य का केंद्रीय हिस्सा कोर है, इसका तापमान लगभग 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है।
तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। हेंसबेथ की अगर हम बात करें तो हेंसबेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी सूर्य के केंद्र पर नाभिक के संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यानी सूर्य को भी तो कहीं से ऊर्जा, तो ये नाभिकीय ऊर्जा है। सूर्य से कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा होती है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की जो दीप्तिमान है, चारों तरफ का जो हिस्सा है जहाँ से आपको लगता है कि प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश फूट रहा है, उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। जो वायुमंडल में आसपास है वहाँ का प्रकाश अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं या लाल रंग का होता है। यानी सूर्य जब देखिए किनारे किनारे एकदम डार्क रेड होता है ना, इसको कह रहे हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी जिसको कोरोना कहते हैं या सूर्य का बृहत्तम भाग है, बाहरी हिस्सा है। सूर्य किरीट यानी एक्सरे जो है उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूरे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट के प्रकाश की प्राप्ति होती है। अगर हम सूर्य की एज देखना चाहें, आयु देखना चाहें, तो लगभग ये 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की अगर हम आयु की बात करें तो ये 5 बिलियन वर्ष लगभग है अनुमानता, क्योंकि रियल में तो किसी को पता नहीं है। ये जो हमारे खगोलविद हैं, खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने एक इसका अपने गणितीय विचार से बताया है कि इसका एज कितनी होगी। भविष्य में सूर्य के द्वारा हमारे पृथ्वी पर कब तक ये ऊर्जा दे सकता है? लगभग ये समय भूगोलविदों ने बताया है 10⁻11 वर्ष है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड के समय लगभग लगता है। यानी जब सूर्य उदय होता है तो उस समय से पृथ्वी तक आने में, ये जो सूर्य की दूरी तय, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है इसको तय करने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा बोरियस और दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का धब्बा भी देख लेते हैं। तो सूर्य का धब्बा क्या है? यानी जो ये चलते हुए गैसों का खोल होता है ना, यानी कि सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और धीरे धीरे 11 वर्षों तक ये घटने लगता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तब उस समय क्या होता है? पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। इन्हीं के कारण जब कई बार ये जो यंत्र हमने बताएं इसमें जो है आवाज़ में किरकिराहट जैसी होने लगती है, तो ये सब उसी के कारण होती है। अगर हम बात करते हैं सूर्य के व्यास की, तो सूर्य का व्यास जो है लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना अधिक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आपको पता होगा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख, 1-2 नहीं 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के सूर्य तप का 2 अरबवां वर्ष भाग मिलता है। यानी कि सूर्य से इतना सारा प्रकाश आता है, इतनी ऊर्जा आती है, इतनी ऊष्मा आती है, लेकिन उसका मतलब अगर हम भाग करें तो 2 अरबवां भाग केवल हमारी धरती तक आता है, बाकी इधर उधर और अवशेषित हो जाता है। अगर हम मध्य रात्रि के सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक स्रोत क्षेत्र में दिखाई देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार अगर हम देखें तो सौर मंडल में मौजूद जितने भी पिंड हैं, आकाशीय पिंड जो हैं, उनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। उनके अनुसार 3 भाग किए गए हैं। पहला होता है परंपरागत ग्रह। इसमें आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण आते हैं। तो ये जो ग्रह हैं परंपरागत ग्रह हैं। और परंपरागत ग्रह कौन होते हैं? जब से ये ग्रहों के विषय में अध्ययन किया जाने लगा है, भूगोल शास्त्री खगोलविद जो हैं इसकी खोजबीन कर रहे हैं, तब से जिन ग्रहों को देखा गया है
पढ़ा गया है, समझा गया है, उनको हम परंपरागत ग्रह कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बौना ग्रह। बौने ग्रह क्या होते हैं? बौने ग्रह एक ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी अन्य दूसरे ग्रहों की परिक्रमा नहीं करता है। ये ग्रह के समान बहुत से गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये बौने ग्रह की, तो सौरमंडल में बौने ग्रहों की संख्या अज्ञात है, यानी इतने अधिक है कि इनको हम अभी तक हमें इसकी संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। बौने ग्रह का निर्धारण उसका करीब से अवलोकन करके किया जाता है। आधा दर्जन बौने ग्रहों में कम से कम एक चंद्रमा अर्थात उपग्रह उपस्थित है। आकाशीय पिंडों को 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसा मैंने अभी बताया। तो जो तारे की विशिष्ट कक्षा में परिक्रमा करते हैं, बौना ग्रह, उपग्रह और ग्रह, यानी कुल मिला के 3 हैं। ग्रह की नई संकल्पना में प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को निकालकर क्या बना दिया गया है? इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। यम के अतिरिक्त सेरस है और चेरॉन है, 2003 है, UB313 यानी जिसको ईरिस के नाम से जानते हैं, ये सब आपके बौने ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। बौने ग्रह के बाद लघु सौरमंडलीय पिंड हैं। तो इसमें जो है आपका क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, हेले नाम का धूमकेतु है और उल्का पिंड है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच से कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं और खगोल शास्त्री इन ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है ऐसा मानते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े ग्रह हैं, जब आपस में उनसे कोई तारा टकराया या कोई तो उन पर जो टुकड़े हो गए और वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाने लगे, तो उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये उसी का उदाहरण है कि शायद ये यहाँ से जब हमारी पृथ्वी का कोई भाग निकला तो वो जाकर क्या बन गया है? आपका क्षुद्र ग्रह बन गया है। धूमकेतु जिसको कॉमेट कहते हैं, तो सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं और धूमकेतु के पुच्छल तारे कहलाते हैं। या गैस एवं धूल के कारण होता है। आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के साथ इसको चमकीले गोले रंग के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, यानी जब सूर्य की तरफ जाता है तब ये दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो हेले नाम का धूमकेतु है, ये लगभग 76 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। यह अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अगली बार ये 1986 प्लस 76 जोड़ के 2062, यानी अभी 2023 चल रहा है, तो 2062 में ये फिर दिखाई देने के चांस हैं। अगर धूमकेतु की हम बात करते हैं तो धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है, 76 ईयर्स के बाद लौटते हैं। तो इसके बाद उल्का है। उल्का क्या है? उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। यानी कि ग्रह से क्या बन गया? क्षुद्र जो है आपका ग्रह बन गया। क्षुद्र ग्रह से जो छोटे छोटे टुकड़े फिर उनमें से हुए तो धूमकेतु बन गए, और धूमकेतु के भी जब और भी कण छोटे छोटे हुए तो उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो सार्थक लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।